हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए बाल विकास मनोविज्ञान का मॉडल पेपर लाए हैं। यूपी टेट के जो अभ्यर्थी हैं, जो जिनका 23 तारीख को पेपर है, वो इसको ज़रूर देख लें। इससे आपके 28 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अच्छे से देखिएगा और अपने नोट्स ज़रूर बना लें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो और कोई भी प्रश्न गलत करने की गुंजाइश ना हो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपके टॉप 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। शिक्षण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? शिक्षण प्रक्रिया की 2, 3, 4 या फिर 5। तो शिक्षण प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों अवस्थाओं के आपको नाम बता देते हैं। ये आपके सामने शिक्षण प्रक्रिया की तीनों अवस्थाएं बता दी गई हैं। शिक्षण पूर्व की अवस्था, अंतःक्रिया की अवस्था और तत्परता के बाद। शिक्षण पूर्व की अवस्था होती है, इसको तत्परता की अवस्था भी कहते हैं। इसको तत्परता की अवस्था भी कहते हैं। दूसरी अंतःक्रिया की अवस्था और तीसरी तत्परता के बाद या फिर शिक्षण के पश्चात की अवस्था। तो ये कुल मिलाकर शिक्षण प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना पूछ रहा है कब की गई? 1961 में, 1967 में, 1969 में या फिर 1959 में। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी को हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी वो भी आपको बता देते हैं। स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीति और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य को ये सहयोग और सलाह प्रदान करती है एनसीईआरटी। तो अगर आपको इसके राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद के स्थान पर एनसीईआरटी दे दिया जाए और पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई, तो 1961। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके और भी कई प्रश्न बन जाएंगे। देखते हैं, खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? खोज विधि के विलियम किलपैट्रिक, सुकरात, आर्मस्ट्रॉन्ग, अरस्तु। खेल विधि के प्रतिपादक पूछा गया है, तो और भी आपको बता देते हैं। उसके अलावा भी विलियम किलपैट्रिक ये प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम किलपैट्रिक। सुकरात किस विधि के हैं? तो ये प्रश्नोत्तर विधि के हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपके सामने लाए जाते हैं। जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न, वही प्रश्न आपके सामने लाए जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अरस्तु किस विधि के हैं? तो ये आगमन निगमन विधि के हैं। आगमन निगमन के बारे में आपको बताया जा चुका है, इसलिए आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आगमन और निगमन का पूरा विस्तार से समझाया गया था कि ये विधियाँ क्या होती हैं और किस तरह से प्रयोग की जाती हैं। इसमें आपका प्रश्न कह रहा है खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खोज विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये आर्मस्ट्रॉन्ग खोज विधि के प्रतिपादक हैं। खोज विधि को और किस नाम से जानते हैं वो आपको बता देते हैं। तो इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में खोज विधि ना देकर ह्यूरिस्टिक भी दे दिया जाता है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना पड़े। और दोनों ही ऑप्शन आर्मस्ट्रॉन्ग से संबंधित हैं, तो ये खोज विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो ये सभी प्रश्न अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी पढ़ाने से पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, यह किस विधि का उदाहरण है? हिंदी जब पढ़ाई जाती है तो पहले वर्णमाला सिखाई जाती है हिंदी पढ़ाने से पहले, तो यह किस विधि का उदाहरण है? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, शिक्षा विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो हिंदी पढ़ाने से पहले वर्णमाला सिखाना ये संश्लेषण विधि का उदाहरण है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस विधि के अंतर्गत ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं बच्चे। जो आपको आता होता है उसी के साथ चल के जो नहीं आता है, यानी कि जो प्रूव करना होता है, उसकी तरफ आगे बढ़ना ही संश्लेषण विधि कहलाता है। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ही हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग संश्लेषण विधि के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ड्यूबी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन,
आदि शिक्षा शास्त्रियों ने किस विधि का अनुसंधान किया? ये तीनों शिक्षा शास्त्री किस विधि से संबंधित हैं? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, अनुसंधान विधि या फिर लिखित विधि? तो अभी आपको बताया था किलपैट्रिक ये प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि जो दिख रहा है उससे जो नहीं दिख रहा है उसकी तरफ शिक्षण प्रक्रिया में बालक में किस प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान विकसित किया जाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण प्रक्रिया में लेखन वस्तुओं का, मनोरंजन वस्तुओं का, दृश्यमान वस्तुओं का या फिर पाठ्य सामग्री का? जैसा कि अभी आपको बताया है कि जो दिख रहा है उससे जो नहीं दिख रहा है उसकी तरफ, तो यहाँ पर दृश्यमान वस्तुओं का ज्ञान विकसित किया जाता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुनियादी तालीम या वर्धा योजना किस सिद्धांत पर आधारित है? इसको लेकर एक प्रश्न आपको पिछली बाल विकास की क्लास में बताया गया था। जिन्होंने अभी वो नहीं देखी है अभी देख लीजिएगा जाकर। बुनियादी तालीम और वर्धा योजना तार्किक शिक्षा, हस्तकौशल शिक्षा, काल्पनिक शिक्षा या फिर पर्यवेक्षित अध्ययन? तो बुनियादी तालीम वर्धा योजना ये हस्तकौशल शिक्षा से संबंधित है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। ये भी लिख लीजिएगा कि वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा भी इसको कहा जाता है, बुनियादी तालीम को। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो महात्मा गांधी है। और ये किस पर आधारित है? तो हस्तकौशल शिक्षा पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दृष्टांत कौशल कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टांत कौशल 4, 3, 7 या फिर 2? तो दृष्टांत कौशल ये 2 प्रकार के होते हैं। यह आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्ट्रोलॉजी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन टैगोर जी का है। यह आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अधिगम यानी कि सीखने का स्तर कौन सा नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या फिर समझ स्तर? तो सीखने के स्तर जो होते हैं वो स्मृति स्तर भी सीखने का स्तर होता है, यानी कि जब कोई चीज़ याद ही नहीं रहेगी तो फिर सीखने का मतलब ही नहीं होता। इसलिए स्मृति स्तर अधिगम का मुख्य स्तर है। और चिंतनशील स्तर भी अधिगम का स्तर है। समझ भी, जब किसी चीज़ को समझ पाएंगे तभी उसको सीख पाएंगे। और विभेदीकरण स्तर ये अधिगम का स्तर नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विभेदीकरण यानी कि अंतर करना किसी में, तो ये अधिगम का स्तर नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालक किस अवस्था में सीखना प्रारंभ करता है? जन्म के दूसरे साल में, जन्म के तुरंत बाद से, जन्म के 5वें साल से या फिर जन्म के पहले साल से? तो बच्चा किस अवस्था में सीखना प्रारंभ करता है? तो वो बच्चा जन्म के तुरंत बाद से सीखना शुरू कर देता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही वो बाहरी दुनिया से मिलता है वैसे ही सीखना शुरू कर देता है। शायद आप सभी लोगों ने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में अंदर घुसना सीख लिया था, परंतु सुभद्रा के सो जाने के कारण वो बाहर निकलना नहीं सीख पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो जैसा कि अभिमन्यु का आपको बताया कि वो माँ के गर्भ में ही सीख गए थे, इसी तरह से बच्चे भी पहले ही सीख जाते हैं, परंतु ऑप्शन के हिसाब से जन्म के तुरंत बाद से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना कब आरंभ की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1985, 1987, 1988 या 1999? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना ये 1987 में प्रारंभ की गई। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्यों आरंभ की गई? तो इसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसके माध्यम से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और उनका बैग का बोझ कम हो, इसका प्रमुख उद्देश्य था।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण अधिगम के कौन से प्रमुख अंग होते हैं? वाक्पटुता, सिखाने वाला, सुनने वाला या फिर भाषण? तो शिक्षण अधिगम के जो प्रमुख अंग होते हैं उसमें भाषण कभी भी नहीं आता है। भाषण शिक्षण को बोरिंग बना देता है, जिससे कि बच्चे सीखने इंटरेस्ट नहीं लेने लगते हैं। और पूछा गया कौन से प्रमुख अंग हैं, तो शिक्षण अधिगम का यानी कि किसी चीज़ को सिखाना, उसका प्रमुख अंग कौन सा है, तो वो होता है सिखाने वाला। अगर सिखाने वाला अच्छा है तो अधिगम में किसी तरह की रुकावट या दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर सिखाने वाला प्रमुख अंग होता है, जैसे कि अध्यापक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दृष्टांत विधि में किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है? दृष्टांत विधि में क्रिया करके दिखाकर, शोध करके, कहानी के द्वारा या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा। तो दृष्टांत विधि को वस्तु विधि भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। दृष्टांत विधि को वस्तु विधि भी कहा जाता है। और इसमें किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया जाता है आपको बता देते हैं। तो इसमें क्रिया करके दिखाना, यानी कि बच्चे को सामने दिखाना कि इस तरह से ये चीज़ होती है, जिससे कि वो और जल्दी सीख पाए, दृष्टांत विधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? वर्तमान शिक्षण सिद्धांत डांट कर सिखाना, करके सिखाना, मूल्यांकन पद्धति से सिखाना और व्याख्यान देकर सिखाना। तो शिक्षण प्रक्रिया में डांट कर सिखाना कभी भी सही नहीं है, और सीटेट हो या यूपी टेट हो, ये कभी भी इस चीज़ पर बल नहीं देती है। व्याख्यान देकर सिखाना भी, ये भी गलत है। तो आपके 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, बाकी के 2 बचे उनको देख लेते हैं। करके सिखाना और मूल्यांकन पद्धति से सिखाना, तो इन दोनों में जो सबसे सूटेबल है वो आपको देखना है। तो वर्तमान शिक्षण में जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं वो होता है करके सिखाना। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुनरावृत्ति से बालक का अधिगम कैसा होता है? पुनरावृत्ति यानी रिपीट करके, बार बार वही चीज़ करने से बालक का अधिगम कैसा होता है? प्रभावी, सरल, दृढ़ या फिर आदर्श? तो बच्चा जब एक ही चीज़ को कई बार करेगा तो उसका जो अधिगम होगा वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो बालक का अधिगम दृढ़ हो जाएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मजबूत। पुनरावृत्ति से बालक का अधिगम मजबूत हो जाएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन से हैं? शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय अर्थ एवं भाव, कला एवं विज्ञान, विज्ञान एवं शोध, कला एवं रस। तो शिक्षण अधिगम के जो प्रमुख विषय हैं वो विज्ञान एवं शोध हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? पहले तो किसने खोले वो आपको बता देते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा सबसे पहले ये किसने लागू की थी? तो ये फ्रॉबेल ने इसका प्रतिपादन किया था 1840 में, फ्रॉबेल ने। और ये सबसे पहले स्कूल कहाँ खोले गए? तो वो जर्मनी में खोले गए, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में किस विद्वान ने शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है? किस विद्वान ने? स्पेंसर ने, हर्बर्ट ने, थार्नडाइक ने या फिर जॉन डेवी ने? शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता ये जॉन डेवी ने माना है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक शिक्षा सुधारक थे और इन्होंने शिक्षा को लेकर कई मत दिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में प्रमुख मूल्य कितने होते हैं? मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में 6, 7, 5 या फिर 4? तो मूल्य शिक्षा ये होती क्या है? इससे मानव संस्कारित बनता है और योग्य बनता है मूल्य शिक्षा से। और इसके जो प्रमुख मूल्य हैं वो 5 हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्य शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख मूल्य 5 हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस विद्वान ने कहा था कि पुरस्कार वांछनीय कार्य के प्रति सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है? पुरस्कार वांछित कार्य के प्रति सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन,
मैकेंजी, बेबर, हरलॉक या फिर थॉमसन। तो ये कहा था हरलॉक ने। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने जिस सिद्धांत की स्थापना की वो कौन सा था? तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। शिक्षा पर आधारित कोठारी आयोग की अवधि क्या थी? ये कब कोठारी आयोग ये किस वर्ष तैयार हुआ था? 1966, 1968, 1964 से 1966, 1972 से 1975 या फिर 1956 से 1960? कोठारी आयोग ये 1964 से 1960 में बना था। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया। इसका दूसरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी है। ये स्कूली शिक्षा को नया आकार और नई दिशा देने के लिए बनाया गया था। तो ये कोठारी आयोग आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये 1964 से 1966 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बना और ये स्कूली शिक्षा को नया आकार और नई दिशा देने के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कितने वर्ष की आयु के लोगों को साक्षर बनाने हेतु चलाया गया कार्यक्रम है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तो ये 8 से 15 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, 45 से 55 वर्ष या फिर 25 से 60 वर्ष। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 15 से 35 वर्ष तक के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था और इसकी स्थापना 5 मई 1988 में राजीव गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना राजीव गांधी ने की थी और ये 15 से 35 वर्ष तक के लोगों को, जो निरक्षर लोग थे, उनको साक्षर बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रबंध एवं उनकी देखभाल संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी देखभाल और शिक्षा का प्रबंध कौन संविधान का अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 45? तो अनुच्छेद 21 जो होता है उसमें जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के बारे में जानकारी दी गई है, पंचायत का गठन। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार का संरक्षण, 32 में मौलिक अधिकारों का संरक्षण बताया गया है। और अनुच्छेद 45 में ये 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रबंध संविधान का अनुच्छेद 45 करता है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इनको भी लिख लीजिएगा, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व लिखित हैं? नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से अनुच्छेद में हैं? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 20 से 42, अनुच्छेद 32 से 40 या फिर अनुच्छेद 14 से 20? तो नीति निर्देशक तत्व ये किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता देते हैं नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मूल्यों को मूर्त और अमूर्त मूल्यों में किसने विभाजित किया? मूर्त और अमूल्य मूल्यों में ब्रूबेकर, गेलाइटली, टर्नर या फिर बाइगोत्स्की? ये मूर्त और अमूर्त मूल्यों में ये गेलाइटली ने विभाजित किया है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्य क्या होते हैं? तो मूल्य 3 तरह के होते हैं, भौतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक। ये 3 तरह के मूल्य होते हैं, भौतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानवीय मूल्यों को किसने 6 भागों में विभाजित किया है? मानवीय मूल्यों को ऑलपोर्ट, आलपोर्ट एवं टर्नर, आलपोर्ट एवं बर्नर, गेलाइटली एवं ब्रूबेकर, काने एवं जोन्स। मानवीय मूल्य ये क्या होते हैं?
तो जैसे अधिकार, कर्तव्य, ये सभी मानवीय मूल्य कहलाते हैं। और इनको 6 भागों में किसने विभाजित किया है? तो वो आलपोर्ट और बर्नर ने। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आलपोर्ट और बर्नर ने मानवीय मूल्यों को ये 6 भागों में विभाजित किया है। आपके सामने दिए गए हैं। सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सौंदर्यात्मक मूल्य। ये 6 मूल्य आपके सामने दिए गए। इनको लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कंफ्यूजन में ना आए और आंसर बिल्कुल सही करके आए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, इसकी स्थापना कब हुई? 1950, 1952, 1953 और 1962। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई है। यह आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको यूजीसी भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना क्यों हुई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये यूनिवर्सिटी और इंटर कॉलेजों को, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सबको मान्यता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। धीरेन्द्र पाल सिंह ये वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निर्णय लेते वक्त निम्न में से किस प्रकार की मनोव्यक्ति से दूर रहना चाहिए? निर्णय लेते वक्त नैतिकता से, भावुकता से, विश्लेषणात्मकता से या फिर पूर्वाग्रहों से। पूर्वाग्रह वे होते हैं जिनको हम किसी के बारे में पूर्व से राय बना लेते हैं, वो पूर्वाग्रह होता है। तो निर्णय लेते वक्त हमेशा भावुकता से दूर रहना चाहिए। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अक्सर इमोशनली लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए हमेशा भावुकता से दूर रहना चाहिए निर्णय लेते वक्त। अगला प्रश्न, अगला अंतिम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अभिप्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है? लेविन का सिद्धांत गतिशील प्रक्रिया का अधिगम के सहयोग पर, स्मृति एवं व्याख्या के संयोग पर, गतिशील प्रक्रिया, स्मृति, व्याख्या, अधिगम के संयोग पर, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा का लेविन सिद्धांत है वो गतिशील प्रक्रिया, स्मृति, व्याख्या और अधिगम के संयोग पर है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता देते हैं लेविन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वो क्षेत्र सिद्धांत है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लेविन के सिद्धांत का नाम, तो वो क्षेत्र सिद्धांत है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। आप बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट सही किए हैं। और टाइम कम है, इसलिए अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।